नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर प्रताप कुमार है। आज मैं आपसे चीनी रोग यानी मधुमेह की बीमारी के बारे में बात करूंगा। चीनी रोग को हमारी भाषा में डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। यह बीमारी हमारे शरीर में एक ग्रंथि जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, उसके ठीक से नहीं काम कर पाने की स्थिति में हमारे खून में इंसुलिन की मात्रा में कमी से होता है। इस बीमारी के बारे में सुनते ही हम यह मान लेते हैं कि यह सभी उम्र के मरीजों में एक ही तरह से होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और डायबिटीज अलग अलग उम्र के मरीजों में अलग अलग प्रकार का होता है। इसके अलग प्रकार होने के कारण बहुत हैं, जिनमें दो मुख्यतः हैं। पहला, जिसमें पैंक्रियाज में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है, जिससे हमारे खून में इंसुलिन मौजूद ही नहीं रहता है। इस तरह की बीमारी को हम डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं। मुख्यतः यह नवजात शिशुओं में, बच्चों में और कम उम्र के युवकों में पाया जाता है। दूसरा, जिसमें पैंक्रियाज किसी कारण से इंसुलिन ठीक तरह से नहीं बना पाता है, जिससे हमारी खून में इंसुलिन की मात्रा में कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन का असर कम हो जाता है। इस टाइप की बीमारी को हम डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं। यह मुख्यतः 40 की उम्र के आसपास यानी प्रौढ़ावस्था में शुरू होता है और इस तरह के डायबिटीज को बड़े या बूढ़ों का डायबिटीज भी कहा जाता है। तो जब डायबिटीज होने के कारण अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में अलग अलग है, तो इस बीमारी को देखने का तरीका, नजरिया और इस बीमारी के उपचार का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं चीनी रोग से संबंधित कुछ भ्रांतियों पर। सबसे पहली भ्रांति यह है कि चीनी रोग यानी जीवन व्यर्थ हो गया है। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जीवन बहुत अमूल्य है। यह बीमारी काफी हद तक आपके ही कंट्रोल में रहती है, पर इसके लिए शर्त यह है कि आप इस बीमारी से संबंधित डॉक्टरों के द्वारा दी गई दवा, चाहे वो टैबलेट हो या इंसुलिन की सुई हो, आप निरंतर रोज सही समय पर और रोज समय से ले रहे हैं। रोज से मतलब है प्रतिदिन, हर खाने के समय। सही समय से मतलब है खाने से पहले या खाने के वक्त या खाने के बाद। दूसरी भ्रांति यह है कि चीनी रोग एक लाइलाज बीमारी है। चीनी रोग आपके साथ जीवन भर चलने वाली बीमारी जरूर है, परंतु यह लाइलाज नहीं है और इसका फैसला आप ही के हाथ में है कि आप इस बीमारी का सही तरीके से उपचार करवाएं और चिकित्सक के संपर्क में हमेशा रहें। तीसरी भ्रांति यह है कि चीनी रोग एक ईश्वरीय बीमारी है। तो दोस्तों, चीनी रोग कम उम्र के व्यक्तियों को छोड़कर बड़े और प्रौढ़ लोगों में हम मनुष्यों द्वारा ही उत्पन्न की हुई बीमारी है। इसके उत्पन्न होने के मुख्य कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे सही दिनचर्या का ना होना, सुप्तावस्था यानी जिसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, उसका मौजूद होना, मोटापा का होना, खान पान पर कंट्रोल न होना और चिंता करना। चौथी भ्रांति यह है कि भूखे रहने से शरीर में चीनी कंट्रोल हो जाता है। तो मित्रों, भूखे रहने से हमारे शरीर में चीनी की मात्रा कम नहीं होती, अपितु हमारा शरीर दूसरे स्रोतों यानी लीवर, चर्बी और मांसपेशियों में मौजूद प्रोटीन और फैट से ज्यादा चीनी बनाने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में खून में चीनी की मात्रा और बढ़ जाती है और इसका बुरा असर यह होता है कि मरीज का वजन घटने लगता है। कई परिस्थितियों में यह जानलेवा स्थिति भी होती है, जिसे हम कीटोएसिडोसिस कहते हैं, और यह एक इमरजेंसी की अवस्था है। साथ ही भूखे रहने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी अर्थात रक्षा शक्ति कमजोर हो जाती है। चीनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षण चीनी की बीमारी के निम्न प्रकार के हैं, जिनमें से वजन का घटना, जल्दी थक जाना, जरूरत से ज्यादा मात्रा में पानी पीना, पानी पीने पर भी प्यास का नहीं बुझना, जरूरत से ज्यादा बार बार पेशाब लगना, रात में कई बार पेशाब करने जाना, नीचे जांघों के बीच में दिनाय का होना, छोटे मोटे घावों और जैसे बलतोड़ का बार बार होना। तो दोस्तों, चीनी रोग कब प्रमाणित किया जाता है? खून में चीनी की जो सामान्य मात्रा है उसका रेंज है 90 से 110 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। चीनी रोग को खून में चीनी की मात्रा को देख करके प्रमाणित किया जाता है। अगर खाली पेट चीनी की मात्रा 126 या उससे अधिक है और खाना खाने के बाद
चीनी की मात्रा 200 या उससे अधिक है तो इस अवस्था में चीनी रोग कहा जाता है। खाली पेट से यहाँ मतलब है कि आपने पिछले 8 घंटे के दौरान कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो। इसको दूसरे तरीके से भी प्रमाणित किया जाता है जिसमें हम HbA1c लेवल चेक करते हैं। HbA1c लेवल वह जांच है जिसमें पिछले 90 दिनों के दौरान आपके खून में जो चीनी की मात्रा है उसको बताता है। यह आपके खाली पेट और खाना खाने के बाद चीनी की मात्रा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस अवस्था में अगर हम HbA1c करते हैं तो हमें मरीज के पिछले 3 महीनों में उसके खून में चीनी की मात्रा कितनी थी वह पता चल जाती है। HbA1c का जो नॉर्मल रेंज है वो है 4.5 से 5.5%। अगर HbA1c लेवल 6.5% के बराबर या उससे अधिक हो तो इस अवस्था में भी चीनी रोग प्रमाणित किया जाता है। समाज में किस प्रकार के व्यक्तियों को चीनी रोग होने का खतरा ज्यादा बना रहता है? ऐसे वह कारण जिनके कारण चीनी रोग उत्पन्न हो सकता है उन सभी को हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जैसे मोटापा, सुप्तावस्था का होना यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का होना, खराब डाइट प्लान और खाने की आदतें, घर में किसी अपने जिससे खून का रिश्ता हो वो डायबिटिक हो जिसे अनुवांशिक या जेनेटिक भी कहते हैं, खराब दिनचर्या का होना, शराब की लत और बियर पीना, ये सब सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके मौजूद रहने से व्यक्तियों में चीनी रोग होने की संभावना और बढ़ जाती है। रिस्क फैक्टर से बचाव के उपाय यही है कि इनमें सुधार किया जाए, जैसे मोटापा कम करना, नींद पूरी करना, तेज झटक कर टहलना, खाने में चर्बी और चीनी की मात्रा को कम करना, हरी साग सब्जियों एवं हरी सलाद का प्रचुर मात्रा में सेवन करना, आउटडोर एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना, चिंता नहीं करना, हमेशा खुश रहना और आशावादी रहना। खाने से संबंधित विशेष जानकारी। खाना पूर्ण रूप से पौष्टिक होना चाहिए। खाने के पौष्टिक होने का मतलब यह है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ की मात्रा संतुलित हो। खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा, उसमें भी शाकाहारी प्रोटीन जैसे सोयाबीन, दाल, राजमा की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। एनिमल प्रोटीन यानी जिसके स्रोत जानवर हैं जैसे दूध, पनीर, अंडा, चिकन मीट, मछली का भी हमें सेवन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट खाइए मगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, यानी वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जिन्हें पचाने में थोड़ा समय लगे। चर्बी यानी वसा की मात्रा भी होनी चाहिए मगर अनसैचुरेटेड फैट का उपयोग ज्यादा हो, जैसे वसा के रूप में हम तेल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल, जौ का तेल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके डालडा यानी सैचुरेटेड फैट और घी का कम से कम उपयोग करना चाहिए। विटामिन के रूप में हम हरी साग सब्जियों का ग्रहण ज्यादा से ज्यादा करें। खाने में रेशे की मात्रा ज्यादा हो, यानी हम हरी सलाद का उपयोग ज्यादा करें। पानी प्रचुर मात्रा में पिएं, यानी कम से कम 2 से 3 लीटर प्रतिदिन। खाना खाने का सही समय निर्धारित होना चाहिए। खाने को एक बार में ज्यादा मात्रा में ग्रहण न करें। खाना थोड़ा कम खाएं और छोटे छोटे अंतराल पर खाएं। कम से कम 2 बार नाश्ता और 2 बार खाना आवश्यक है। खाना खाने के बाद थोड़ा घूमें फिरें। खाने में फल जैसे सेव, अनार, मौसमी, शरीफा, पपीता का उपयोग कर सकते हैं। हमें केले, आम और चीकू जैसे फल के उपयोग से बचना चाहिए। जिन्हें दूध पीने की आदत है वो टोन्ड मिल्क या डबल टोन दूध का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं डायबिटीज के उपचार की। डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई दवाइयों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके डॉक्टर से बेहतर आपके शरीर और आपकी बीमारी के बारे में और कोई नहीं जान सकता। तो चिकित्सक को अपना मित्र बनाइए। दवा अगर जरूरी है तो उसे बिना किसी दिन भी नागा किए हुए समय समय पर लेते रहें। दवा के साथ साथ पूर्ण तरीके से डाइट प्लान के हिसाब से चलें। डाइट प्लान के हिसाब से चलने का यह मतलब नहीं है कि आप हर चीज नाप तौल कर खाएं। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी खाएं उसमें पौष्टिक पदार्थ संतुलित रूप से हों। डॉक्टर्स के बुलाए अनुसार सही समय पर खाने में खून की चीनी की मात्रा को चेक कराएं। साथ साथ आपके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा कितनी है यह आपको और आपके डॉक्टर को अवश्य पता होनी चाहिए।
तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चीनी की बीमारी की कंट्रोल नहीं रहने के कारण होने वाले दूरगामी परिणामों के बारे में। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, दूरगामी परिणाम बेहद भयंकर हो सकते हैं और होते भी हैं। यह मैं आपको बात डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि वास्तविकता यही है और आपको इससे सचेत करने की कोशिश के तौर पर बता रहा हूँ। खून में चीनी की बढ़ने की अवस्था को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। जब यह कई सालों तक कंट्रोल में नहीं रहता है तो यह शरीर के सभी अंगों को बुरी तरह प्रभावित करता है। खून में बढ़ी हुई चीनी की मात्रा हमारे शरीर में सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक किसी भी अंग को नहीं बख्शती है। जैसे बालों का झड़ना, लकवा यानी स्ट्रोक, मोतियाबिंद, रेटाइनोपैथी, आंख की बीमारी जिसे कहते हैं, कान का बहरापन होना, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक, पेट का शिथिल पड़ना यानी गैस होना, पेट का फूलना, कब्जियत होना, नेफ्रोपैथी यानी किडनी की बीमारी, खून के धमनियों की बीमारी यानी पैरों में कभी न भरने वाले घाव जिन्हें हम डायबिटिक फुट और अल्सर भी कहते हैं, नसों की बीमारी जो कि हाथ की और पैरों की उंगलियों में ज़्यादा महसूस की जाती है, जैसे गनगनाहट, झंझनाहट और सुन्नपन। तो मित्रों, ऐसा होने से रोका जा सकता है, पर इसके लिए आपको सतर्क, सचेत और जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े जो यह दावा करते हैं कि हम जड़ी बूटियों से आपको पूर्ण रूप से भी चीनी की बीमारी से निजात दिला देंगे। यह लोग आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो डॉक्टर के पास जाएं, सही समय पर दवा लें, सही समय पर चीनी की जरूरी जांच कराएं, पौष्टिक और संतुलित खाना खाएं और अंत में सबसे जरूरी सलाह यह है कि आप चिंता मुक्त रहें, खुश रहें और आशावादी रहें। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही मेरी मनोकामना है। सर्वे सन्तु निरामया।